सबसे पहले शुद्ध चिकित्सीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्तन कैंसर का विकास आनुवंशिक, हार्मोनल, जीवन शैली और पर्यावरणीय कारकों के संयुक्त प्रभाव से होता है, जो अंततः स्तन कोशिकाओं के डीएनए में परिवर्तन या म्यूटेशन पैदा करते हैं। ये म्यूटेशन या तो विरासत में मिल सकते हैं, जैसे परिवार के माध्यम से आने वाले जीन परिवर्तन, या समय के साथ बाहरी प्रभावों के कारण विकसित हो सकते हैं। हार्मोनल प्रभाव इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एस्ट्रोजन के लंबे समय तक संपर्क में रहने, जैसे जल्दी मासिक धर्म शुरू होना, देर से रजोनिवृद्धि होना या हार्मोन थेरेपी लेना से स्तन ऊतकों में असामान्य कोशिका वृद्धि की संभावना बढ़ जाती है। प्रजनन इतिहास भी महत्वपूर्ण है। देर से संतान होना, संतान न होना या स्तनपान न कराना जोखिम को बढ़ा सकता है, क्योंकि इससे स्तन ऊतक लंबे समय तक हार्मोनल चक्रों के प्रभाव में रहते हैं। जीवन शैली से जुड़े कारक जैसे शारीरिक गतिविधि की कमी, मोटापा, शराब का सेवन और लगातार तनाव भी योगदान देते हैं, क्योंकि ये शरीर के मेटाबॉलिक और हार्मोनल संतुलन को बिगाड़ते हैं। पर्यावरणीय कारक जैसे विकिरण, रेडिएशन, विषैले तत्व, टॉक्सिन्स या हार्मोन को प्रभावित करने वाले रसायन भी डीएनए को नुकसान पहुंचा सकते हैं या कोशिकाओं की सामान्य मरम्मत प्रक्रिया में बाधा डाल सकते हैं। समय के साथ इन सभी कारकों का संयुक्त प्रभाव ऐसे जीन को एक्टिव कर सकता है जो कोशिका वृद्धि को बढ़ावा देते हैं, ऑन्कोजीन्स, और उन जीन को निष्क्रिय कर सकता है जो सामान्य रूप से कोशिकाओं को नियंत्रित या मरम्मत करते हैं, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। इसका परिणाम होता है कोशिकाओं की अनियंत्रित और असामान्य वृद्धि, जो अंततः ट्यूमर यानी गांठ के रूप में विकसित होती है। ये जानकारी इंटरनेट स्रोतों के आधार पर संकलित की गई है। कृपया इसे केवल सामान्य सुझाव के रूप में लें और किसी भी चिकित्सीय निर्णय के लिए योग्य डॉक्टर से परामर्श अवश्य करें। कुंडली विवरण। 9 नवंबर 1970, समय दोपहर 2:22, स्थान नई दिल्ली, भारत। अब इसे ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें तो यह कुंडली ऊपर बताए गए कारणों के साथ एक मजबूत प्रतीकात्मक सामंजस्य दिखाती है। लग्न का राहु केतु अक्ष पर होना तथा 8वें भाव के स्वामी बुध और 10वें भाव के स्वामी मंगल के बीच राशि परिवर्तन, यानी बुध वृश्चिक में और मंगल कन्या में, आंतरिक परिवर्तन, छिपी हुई प्रक्रियाओं और समय के साथ धीरे धीरे विकसित होने वाली स्थितियों की ओर संकेत करता है। 8वां भाव गहरे, दीर्घकालिक और अक्सर सुसुप्त यानी लेटेंट रोगों का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि 10वां भाव व्यक्ति के कर्म, जीवन शैली और बाहरी गतिविधियों को दर्शाता है। इस परिवर्तन योग के माध्यम से शरीर की आंतरिक प्रक्रियाओं, विशेष रूप से मेटाबॉलिज्म, कोशिकीय क्रिया और हार्मोनल सिग्नलिंग जैसा कि कन्या राशि और बुध से संकेत मिलता है, और बाहरी व्यवहार 10वें भाव के बीच एक संबंध बनता है। इससे यह संकेत मिलता है कि कोई आंतरिक असंतुलन व्यक्ति की दिनचर्या, तनाव या जीवन शैली के कारण सक्रिय या अधिक गंभीर हो सकता है। दूसरे भाव के स्वामी बृहस्पति यानी परिवार या वंश परंपरा पर शनि की दृष्टि वंशानुगत संवेदनशीलता को और मजबूत करती है। बृहस्पति, जो वृद्धि और कोशिकीय विस्तार का कारक है, यहाँ सूर्य के साथ युति में होने और शनि की दृष्टि से प्रभावित होने के कारण कमजोर हो जाता है। सूर्य के साथ होने से बृहस्पति अस्त हो जाता है, जिससे उसकी स्वाभाविक संतुलन और नियंत्रण की क्षमता कम हो जाती है, जबकि शनि दीर्घकालिकता और अवरोध लाता है। यह संयोजन असामान्य या अनियंत्रित कोशिका वृद्धि का प्रतीक बन सकता है। हार्मोनल असंतुलन का संकेत चंद्रमा और शुक्र से स्पष्ट रूप से मिलता है। चंद्रमा, जो हार्मोनल चक्र और शरीर के द्रवों का प्रतिनिधित्व करता है, D27 कुंडली में छठे भाव के स्वामी बुध के साथ स्थित है, जिससे हार्मोनल कार्यप्रणाली और रोग के बीच सीधा संबंध बनता है। जन्म कुंडली में चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि है, जो तनाव और उत्तेजना को दर्शाती है, जबकि शुक्र पर शनि की दृष्टि है और वह भी अस्त है। जन्म कुंडली में छठे भाव के स्वामी चंद्रमा की 10वें भाव के स्वामी पर दृष्टि यह दर्शाती है कि जीवन शैली, कार्य वातावरण या तनाव इस असंतुलन को बढ़ा सकते हैं। शुक्र, जो प्रजनन ऊतकों का कारक है, शनि की दृष्टि में होने और बृहस्पति और सूर्य के साथ युति में होने के कारण एक और वृद्धि की संभावना दिखाता है, तो दूसरी ओर पीड़ित भी है। यह ऊतकों की संवेदनशीलता और असंतुलित वृद्धि यानी डिसरेगुलेटेड एक्सपेंशन का संकेत देता है।
चतुर्थ भाव जो स्तन यानी ब्रेस्ट रीजन का प्रतिनिधित्व करता है, स्पष्ट रूप से प्रभावित दिखाई देता है क्योंकि इसका स्वामी शुक्र सूर्य और बृहस्पति के साथ युति में है तथा शनि की दृष्टि में है, जो शरीर के इस विशेष भाग में संवेदनशीलता या कमजोरी का संकेत देता है। ये संकेत D27 नक्षत्रांश कुंडली में और मजबूत होता है, जहां मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, जो सूक्ष्म स्तर पर आक्रामक या हानिकारक प्रभाव को दर्शाती है। साथ ही छठे भाव की स्वामी बुध का चंद्रमा के साथ संबंध तथा बुध की चतुर्थ भाव पर दृष्टि रोग और उस विशेष अंग के बीच सीधा संबंध स्थापित करती है। प्रजनन से जुड़े कारक भी यहाँ परिलक्षित होते हैं। जन्म कुंडली में शनि की पांचवें भाव पर दृष्टि संतान में देरी या बाधा का संकेत देती है, जो ज्ञात चिकित्सीय रोजिक कारकों के अनुरूप है। चंद्रमा और शुक्र का संयुक्त असंतुलन हार्मोनल और प्रजनन स्वास्थ्य में व्यवधान को दर्शाता है, क्योंकि चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि है तथा शुक्र अस्त होने के साथ साथ शनि की दृष्टि में भी है। राहु का लग्न अक्ष के माध्यम से प्रभाव विषैले तत्वों, असामान्य या बाहरी कोशिकीय व्यवहार तथा पर्यावरणीय ट्रिगर्स को दर्शाता है। छठे भाव के रोग, आठवें भाव के दीर्घकालिक परिवर्तन और 12वें भाव के हानि या अस्पताल का परस्पर संबंध, साथ ही D27 में 12वें भाव में शनि की स्थिति और उसकी दृष्टियां दीर्घकालिक रोग की संभावना की ओर इशारा करती हैं। लग्नेश शनि और 11वें भाव के स्वामी बृहस्पति के बीच परस्पर दृष्टि तथा चतुर्थ भाव के स्वामी शुक्र और 11वें भाव के स्वामी बृहस्पति की युति शरीर की प्रणाली और वृद्धि तंत्र के बीच सीधा संबंध दर्शाती है, जो पुनः प्रभावित अवस्था में होने के कारण असंतुलित वृद्धि यानी सिस्टमिक डिसरेगुलेशन ऑफ ग्रोथ की ओर इशारा करती है। समग्र रूप से ये सभी ज्योतिषीय संयोजन हार्मोनल असंतुलन, आनुवंशिक प्रवृत्ति, पर्यावरणीय प्रभाव और असामान्य कोशिकीय वृद्धि जैसे विषयों की ओर संकेत करते हैं, जो स्तन कैंसर के चिकित्सीय कारणों की समझ के काफी निकट हैं। कृपया उपरोक्त अवलोकनों को केवल शैक्षणिक और खोजपरक उद्देश्य से ही देखें। ये विषय अत्यंत संवेदनशील है, इसलिए बिना बड़े स्तर पर अनेक कुंडलियों के विस्तृत परीक्षण के कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए। अध्ययन के दृष्टिकोण से ये आवश्यक है कि हम ऐसे सिद्धांतों को बार बार और निष्पक्ष रूप से परखें, क्योंकि एकमात्र उदाहरण किसी नियम को स्थापित नहीं कर सकता। जैसे चिकित्सा विज्ञान में कैंसर जैसी बीमारियों के पीछे कोई एक कारण नहीं होता, उसी प्रकार ज्योतिष में भी कोई एक ग्रह, भाव या स्वामी अकेले ऐसे परिणाम नहीं देता। ये हमेशा अनेक परस्पर जुड़े कारकों का संयुक्त प्रभाव होता है। इसलिए हमारा कार्य है सावधानीपूर्वक अवलोकन करना, तुलना करना और ये समझना कि कौन से संयोजन लगातार प्रासंगिक सिद्ध होते हैं। आशा है कि इसे अध्ययन और ईमानदारी जिज्ञासा की भावना से ही लिया जाएगा। सादर राकेश सेठ।